छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता, डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति, आकृति एवं मात्रा के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आज हम चल रहे हैं डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में चर्चा करने। तो इसके पहले हमने बताया था कि डीएनए जो है एक बहुलक होता है। डीएनए एक बहुलक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर उसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जो है डीएनए अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। इसको मैं पहले बता चुका हूं, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो डीएनए क्या है? इस प्रकार जो है, इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के निर्माण इकाई या निर्माण खंड या निर्माण इकाई, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य कर रहे हैं। के रूप में कार्य करते हैं। क्या होते हैं? कार्य करते हैं। अर्थात जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन या श्रृंखला के रूप में होता है। तो अभी मैंने बताया कि डीएनए जो होता है एक बहुलक होता है। बहुलक उसे कहते हैं जो अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, इकाइयों से बना होता है। तो इसके छोटे इकाई जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए के निर्माण इकाई या निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड के बने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड तीन छोटे छोटे अणुओं या पदार्थों
से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन से हैं? कल मैं इसको मैंने चर्चा भी किया था। नंबर 1 है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो ध्यान देंगे तो इसमें दिए गए 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नंबर 1 जो है प्यूरिन। प्यूरिन में है प्रथम जो है एडेनिन और दूसरा जो है गुआनिन, गुआनिन और दूसरा नाइट्रोजन क्षार है इसमें पिरिमिडिन। पिरिमिडिन भी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें प्रथम है साइटोसिन और दूसरा जो है थायमिन। तो ये 3 प्रकार के, ये चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिसमें 2 भागों में विभाग किया है। प्यूरिन किया गया, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन भी जो है 2 प्रकार का, साइटोसिन, थायमिन होता है। और दूसरा ये पेंटोज शर्करा। पेंटोज माने पंचकार्बनीय, जिसमें कार्बन के 5 अणु। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर। तो कल हमने बताया था कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। तो आप डीएनए में जो है डीऑक्सीरिबोज, डीऑक्सीरिबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीरिबोज शर्करा होती है, जिसमें कार्बन नंबर 2 C2 पर O2 के एक परमाणु की कमी होती है। O2 के एक परमाणु की कमी होती है। तो ये है, यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ बना देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ बना देते हैं डीऑक्सीरिबोज शर्करा का OH, यहाँ पर H हो जाएगा, और ये H यहाँ पर मिलता है कार्बन नंबर 2 पर एक OH, एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, इसलिए इसको घेर दिया गया है। H, OH और CH2OH। तो ये कार्बन नंबर 1 है, एक 2 है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, एक 3 है, एक 4 है। इसका फार्मूला हो गया डीऑक्सीरिबोज, डीऑक्सीरिबोज शुगर। तो इसमें कार्बन के 5 अणु हैं और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 10 अणु हैं। कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 7, दोनों ये 10 अणु हैं, और ऑक्सीजन के 5, 4। कितने हैं? 4। आइए, और तीसरा पदार्थ जो है इसमें, तीसरा अणु जो है वो है फास्फोरिक अम्ल।
क्या है? फास्फोरिक अम्ल, या इसी को जो है फास्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फेट। फास्फोरिक एसिड और फास्फेट। तो कल मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। पी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया OH, और ये हो गया OH, ये भी हो गया OH। तो ये है फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। इसका फार्मूला है H3PO4, यानी ये 1 2 3 ऑक्सीजन के 3 हाइड्रोजन के, और फास्फेट का 1 है, और ऑक्सीजन के 4। तो ये फास्फोरिक है। तो इस प्रकार से डीएनए का जो होता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें नंबर 1 नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के हैं, जिन्हें 2 भागों में pyrimidine और pyrimidine। और दूसरा पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा हमने बताया 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सीरिबोज और रिबोज। लेकिन डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शर्करा होती है, जिसमें जो है कार्बन नंबर 2 पर होता है, या कह सकते हैं जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन के परमाणु की कमी होती है। ये डीऑक्सीरिबोज शर्करा का जो है ये चित्र है या केमिकल स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो है फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट है। तो ये 3 प्रकार के अणुओं से जो होता मिलकर बना होता है। अब चलते हैं डीएनए का जो है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड जो होता है किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आइए डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीरिबोज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं। डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लियोटाइड या लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण यहाँ पर नहीं है, यहाँ लिख देते हैं सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, या विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम पार्ट है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोसाइड
या न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड आर न्यूक्लियोसाइड। दूसरा डीऑक्सी, पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से जो है डीऑक्सीरिबोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो है प्रथम चरण में डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है और दूसरे चरण में जो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का जो होता संश्लेषण होता है। अब हम चलते हैं प्रथम जो है चरण। प्रथम चरण डीऑक्सीरिबो, यहाँ साइड कर देते हैं, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फिगर बनेगा, हम फिगर यहाँ पर बनाते हैं। तो ये है पेंटोज शर्करा, क्या है पेंटोज शर्करा, जिसमें मतलब डीऑक्सीरिबो शर्करा है, ये डीऑक्सीरिबो शर्करा। और यहाँ पर जो है CH2S H1 2 3 4 और यहाँ लिख देंगे हम इसमें डीऑक्सीरिबो शुगर। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन क्षार प्लांट जोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और N है और NH2 1 यहीं पर कर देते हैं, 1 2 4 5 6।
क्या है, साइटोसिन है। यहाँ पर एक बांड बनता है, क्या बनता है, बांड। फिर आगे इसको ले जाते हैं इसी फिगर को, आइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है नाइट्रोजन क्षार है, डीऑक्सीरिबोसल्फर, दोनों जब जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीरिबोसाइड बनता है। और इसमें जो है जल का एक अणु जो होता है ये पृथक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये डीऑक्सीरिबोसल्फर का एक अणु है और एक अणु जो होता है नाइट्रोजन क्षार, तो जो होता है क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड। ध्यान दीजिएगा, इसमें डीऑक्सी रिबोज शर्करा के एक अणु से जब नाइट्रोजन क्षार का एक अणु एक सहसंयोजी बंध को बने, एक सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। यही चीज ये डीऑक्सीरिबोसल्फर और ये नाइट्रोजन क्षार साइटोसिन का दोनों के एक एक अणु जुड़ते हैं तो यहाँ एक बॉन्ड बनता है, संयोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो जो होता है न्यूक्लियोसाइड का एक अणु होता है वो बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो संयोजन बंध बनता है तो इस बंध के बनने में, इस बंध के बनने, ध्यान दीजिए जल का एक अणु पृथक हो रहा है, इस बंध के बनने में H2O का एक अणु पृथक होता है, एक अणु पृथक होता है। इसीलिए ये जो बंध बनता है इस बंध की बनने की क्रिया को, इसीलिए इस क्रिया को जो है निर्जलीकरण, इस क्रिया को बंध बनने की क्रिया को निर्जलीकरण संघनन संलग्नता डिहाइड्रेशन
कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, लिंकेज कहा जाता है, इसमें जो बंध बनता है, ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी सरकार के कार्बन नंबर 1 पर ये जो है यहाँ पर कार्बोनिल समूह ये स्थित है। कार्बोनिल समूह और जो होता है pyrimidine के अनुमान, यानी pyrimidine साइटोसिन क्या है, pyrimidine और प्यूरिन के 9 नाइट्रोजन नंबर 9 के बीच बनता है। यहाँ लिखेंगे ये बंध डीऑक्सी रिबोज शर्करा के C1 कार्बन नंबर 1 पर स्थित कार्बोनिल समूह एवं pyrimidine के नाइट्रोजन नंबर 1, यानी pyrimidine के नाइट्रोजन नंबर 1 एवं प्यूरिन के यह 9 नाइट्रोजन नंबर 9 के बीच बनता है, के बीच बनता है। इसलिए इसमें जो बंध बनता है, इसलिए इस बंध को एन ग्लाइकोसिडिक, इसलिए इस बंध को एन ग्लाइकोसिडिक बंध या बंध कहा जाता है। कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह में इस क्रिया में जब डीऑक्सी रिबोज शर्करा के एक अणु से नाइट्रोजन 6 अर्थात साइटोसिन का एक अणु होता है तो डीऑक्सी रिबोसाइड या न्यूक्लियोसाइड का एक अणु बनता है। किसके द्वारा? एक सहसंयोजी बंध के द्वारा होता है। इस बंध के बनने में जो है जल का एक अणु H2O का एक अणु जो होता है पृथक होता है, इसलिए बंध इसमें बंध बनने की क्रिया को जो है निर्जलीकरण, संघनन, संचरणता, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, लीकेज कहा जाता है। ये बंध डीऑक्सी रिबोज शर्करा के C1 कार्बन नंबर 1 पर स्थित कार्बोनिल समूह एवं pyrimidine के N1 एवं प्यूरिन के N9 मतलब नाइट्रोजन 9 के बीच जो बनता है, इसलिए इस बंध को जो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन सात कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नाइट्रोजन सात कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होने के कारण 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होने के कारण डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है न्यूक्लियोसाइड को प्रदर्शित या व्यक्त करने के लिए नाइट्रोजन क्षार के आगे
की ओर IDINE या OSINE जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं आइए अब करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें हमने बताया था कि डीऑक्सीरिबोज, पहले लिखेंगे डीऑक्सीरिबोज, बताया था हमने डीऑक्सीरिबोज शर्करा के एक अणु से जब जो होता है नाइट्रोजन क्षार का एक अणु जुड़ता है, क्या होता है का एक अणु जुड़ता है, तो जो होता है न्यूक्लियोसाइड का एक अणु जुड़ता है बनता है। यहाँ लिखेंगे डीऑक्सीरिबोज शुगर प्लस एडिनिन, क्या है एडिनिन, तो ये बनता है डीऑक्सी एडेनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड। दूसरा इसी प्रकार के डीऑक्सीरिबोज शुगर प्लस ग्वानिन, क्या है ग्वानिन, तो ये बनता है डीऑक्सी ग्वानोसिन नामक होता है न्यूक्लियोसाइड। तीसरा जो है डीऑक्सी रिबोज शुगर प्लस साइटोसिन, ये बनता है डीऑक्सी साइटिन। यहाँ पर IDIN जुड़ जाता है और यहाँ पर OSINP जुड़ता है। और चौथा जो है डीऑक्सी रिबोज शुगर प्लस थायमिन ये बनता है डीऑक्सी थायमिन। इस प्रकार से जो होते हैं डीएनए में 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड को व्यक्त करने के लिए इसमें नाइट्रोजन क्षार की आगे की ओर OSINE या कह सकते हैं OSINE या IDNE का जोड़ दिया जाता है। अब हम चलते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण, अब यहाँ पर पहले न्यूक्लियोसाइड बने पड़े थे, अब इसको हम कर देंगे न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण। यहाँ पर सब चेंज कर देंगे। हाँ, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं।
तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ये है न्यूक्लियोसाइड। इसमें क्या जुड़ेगा, प्लस OH यानी फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा इसमें। फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फेट जुड़ेगा, ये फास्फोरिक एसिड है। क्या है, फास्फोरिक एसिड। अब जो है इसको आगे ले जाएंगे, इस फिगर को आगे ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर एक बंध होता है, एस्टर बंध बनता है, यानी एस्टर बंध आधा दीजिएगा। ये न्यूक्लियोसाइड है और यहाँ पर ये फास्फोरिक एसिड से जुड़ रहा है। तो कहने क्या है कि इसमें जब इस चरण में जब न्यूक्लियोसाइड के किसी एक अणु से जो होता है, ये फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट का एक अणु जुड़ता है, तो जो है न्यूक्लियोटाइड के एक अणु का जो होता है निर्माण होता है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फास्फेट समूह या फास्फोरिक एसिड जो होता है, ये डीऑक्सीरिबोज के कार्बन नंबर 5 यहाँ C5 लिखा है परिस्थित हाइड्रोक्सिल या OH समूह से जुड़ता है। क्या होता है, OH समूह से जुड़ता है। ये बंध एक एस्टर बंध होता है, जिसे जो है 5 फास्फो एस्टर बंध कहा जाता है। इस बंध के बनने में भी जल का एक अणु मुक्त होता है, इसलिए इस बंध को भी जो है यहाँ पर जो होता है बंध बनने की क्रिया को निर्जलीकरण संयुग्म सहसंयोजकता कहा जाता है। लिखने के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप, इस क्रिया में जब न्यूक्लियोसाइड के एक अणु से फास्फोरिक एसिड या फास्फेट का एक अणु होता है,
का एक अणु जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है, इसमें फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट समूह अभी मैंने बताया है, फास्फेट समूह डीऑक्सीरिबोज सतरा के कार्बन नंबर 5 C5 पर स्थित हाइड्रॉक्सिल या अल्कोहलिक समूह से एक सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ता है, ये बंध जो होता है यह एक एस्टर बंध बांड होता है, जिसे हाई फास्फो एस्टर बंध कहा जाता है, जिसे हाई फास्फो एस्टर बंध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जल का एक अणु पृथक है, तो इस बंध के बनने में भी जल का एक अणु पृथक होता है। क्या होता है? पृथक होता है। इसलिए बंध के बनने की क्रिया को क्या लिख सकते हैं? इसलिए इस क्रिया को निर्जलीकरण संघनन संलग्नता डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है। तो फिर से समझिए, इस क्रिया में न्यूक्लियोसाइड के एक अणु से जो है फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट का एक अणु जब जो है एक सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का एक अणु जो होता है वो बनता है। इस क्रिया में फास्फेट समूह जो होता है ये डीऑक्सीरिबोज के कार्बन नंबर 5 पर स्थित हाइड्रॉक्सिल या OH समूह से जो होता है वो जुड़ता है, या यह बंध जो होता है एक एस्टर बंध होता है, जिसे जो है हाई फास्फो एस्टर बंध जो होता कहा जाता है। इस बंध के बनने में भी जल का एक अणु मुक्त होता है, इसलिए बंध के बनने की क्रिया को इसमें भी जो है निर्जलीकरण संघनन संलग्नता डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज जो होता है वो कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से जो है
डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन क्षार के 4 प्रकार के होने के कारण 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। उसी प्रकार इसमें भी जो होता है 4 प्रकार के जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। आगे लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होने के कारण डीएनए में न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड को व्यक्त करने के लिए न्यूक्लियोटाइड को व्यक्त करने के लिए जो है न्यूक्लियोसाइड के आगे की ओर 5 मोनोफास्फेट जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 5 मोनोफास्फेट जोड़ दिया जाता है। अब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, आइए शुरू से लिखते हैं। पहले लिखते हैं डीआरसी रिबोज शुगर प्लस एडेनिन, यहाँ तक न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब यहाँ पर फास्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं, हम फास्फेट जोड़ देते हैं। फास्फोरिक एसिड तो बनता है, ये जो है डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफास्फेट, या इसी को जो है डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड भी कहा जाता है। दूसरा आते हैं, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड बनता है डीआरसी रिबोज शुगर प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरिक एसिड या फास्फेट लिख सकते हैं, तो बनता है डीआरसी ग्वानोसिन 5 मोनोफास्फेट, या इसको लिख सकते हैं डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। और तीसरा न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी रिबोज शुगर प्लस, यहाँ पर है साइटोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड, तो बनता है यहाँ पर डीऑक्सी साइक्लिन 5 मोनोफास्फेट, या डीऑक्सी साइक्लिक एसिड। और
न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी रिबोज शुगर प्लस थायमिन प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस फास्फोरिक एसिड, तो बनता है डीऑक्सी थायमिन मोनो फास्फेट या डीऑक्सीसाइक्लिक एसिड। इस प्रकार से जो है डीएनए में जो है नाइट्रोजन 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोसाइड की बात, न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के बनते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने के लिए जो होता है न्यूक्लियोसाइड के आगे की ओर 5 मोनोफास्फेट, मतलब मोनोफास्फेट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल या जो होता है फास्फेट का एक अणु, मोनो माने एक अणु जो होता है डीऑक्सीरिबोज के कार्बन नंबर 5, डीऑक्सीरिबोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर स्थित हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ता है, इसलिए 5 मोनोफास्फेट जो होता है इसमें जोड़ दिया जाता है। इसमें प्रथम जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट या डीऑक्सी एडेनिक एसिड। दूसरा जो बनता है न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफास्फेट या डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। और तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनता है डीऑक्सीसाइक्लिन 5 मोनोफास्फेट या डीऑक्सीसाइक्लिक एसिड। और चौथा जो होता है डीऑक्सी थायमिन 5, यहाँ छूट गया है, डीऑक्सी थायमिन 5 मोनो, ये छूट गया था, 5 छूट गया था। चौथा जो होता है डीऑक्सी थायमिन 5 मोनोफास्फेट या जो होता है डीऑक्सीसाइक्लिक एसिड जो होता बनता है। छात्रों, अब यहाँ पर जो है हम ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लोड नहीं हो पाएगा। इसके आगे जो है हम कल चर्चा करेंगे। छात्रों, ये जो है थोड़ा सा डीएनए की संरचना को रह गया, तो हम सोच रहे हैं इसको बता दें। इसके बाद
ये जो है साइड से, बीच में ये नाइट्रोजन क्षार है और तो यहाँ पर बीच में आप देखिए ये बीच में नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस क्षार है और ये यहाँ पर जो है ये पेंटोज शुगर है और ये लास्ट में यहाँ पर जो है ये फास्फेट है। क्या है? फास्फेट है। यहाँ पर भी इस तरह लिख देते हैं, तो ये पेंटोज शुगर हो गया और ये फास्फेट समूह हो गया। और पूरे जो है डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर हम कर दें तो इसको अगर इस तरह से कर देंगे तो ये एक रस्सी इधर हो जाती है, एक रस्सी उधर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो डीएनए में जो है हमेशा जो होता है पेंटोज शर्करा से जो होता है नाइट्रोजन क्षार का एक अणु और जो होता है फास्फेट का भी अणु जो होता है, फास्फोरिक अणु भी जो होता है नाइट्रोजन क्षार से जो होता है यानी पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं कि डीएनए में हमेशा डीऑक्सी रिबोस से नाइट्रोजन क्षार एवं फास्फेट जुड़ते हैं। एवं फास्फेट जुड़ते हैं। तो इसमें हमने बताया था कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बनते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के जो है ये ध्यान दीजिएगा, चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड लाखों की संख्या में, इसमें लाखों की संख्या में जुड़कर डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं या श्रृंखला बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक ये श्रृंखला धागा एक हो गया और इसको अगर इस तरह कर देते हैं तो ये एक हो जाएगा और इसको अगर यहाँ से कर मिला देंगे
तो एक रस्सी ये हो जाएगी। इस प्रकार से डीएनए जो होता है दो डीएनए में जो है चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके जो है एक डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार की डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं? दो श्रृंखलाएं होती हैं। आप जिनमें जो है जिनमें मध्य अक्ष की ओर ध्यान दीजिए, जिनमें मध्य अक्ष की ओर नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर अपने जोड़े बनाते हैं। क्या होते हैं? अपने जोड़े बनाते हैं। इन्हीं बंधों के द्वारा जो है इन्हीं बंधों के द्वारा दोनों श्रृंखलाएं इसमें जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, जिसमें एक बंध से दूसरे बंध के बीच की दूरी 2.83 से 2.90 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे की संपूरक होती हैं। क्या होती हैं? कि संपूरक होती हैं, क्योंकि एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला के आधार होते हैं। दूसरी श्रृंखला के आधार होते हैं। अब आइए, इसमें जो है दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे की जो है विपरीत होती हैं। यहां लिखेंगे, इसमें दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के उल्टी दिशा में स्थित होती हैं, जिसमें एक फास्फोएस्टर जो बनता है, एक में 3-2-5, दूसरे में उल्टी दिशा में 3-2-5, जिसमें एक श्रृंखला
जिसमें एक श्रृंखला 3 to 5 दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला उल्टी दिशा में 3 to 5 दिशा में स्थित होती है। क्या होती है? स्थित होती। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको एक रस्सी मान लेते हैं, एक तो रस्सी मान लंबा डंडा मान लेते हैं, इन हाइड्रोजन बांधों को छोटा डंडा मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो है डीएनए की संरचना जो होती है, इस प्रकार डीएनए की संरचना एक सीढ़ी के समान होती है। इसके समान एक सीढ़ी के समान होती है। जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक जुड़ करके लंबे डंडे का निर्माण करते हैं, सीढ़ी के लंबे डंडे का, और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये सीढ़ी के छोटे डंडे की भांति कार्य करते हैं। जिस पर इस प्रकार डीएनए की संरचना जो होती है एक सीढ़ी के समान होती है। फिर समझिए, डीएनए में हमने बताया कि जो है डीऑक्सीरिबोज से हमेशा जो है नाइट्रोजन क्षार एवं फास्फेट होते हैं। इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो है लाखों की संख्या में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बनाते हैं। इस प्रकार के डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक ये है, जैसे हम कर देते हैं, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, मतलब एक ये श्रृंखला हो गई, ये श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं होती हैं जिनके मध्य अक्ष की ओर नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो हाइड्रोजन बंधों के से जुड़ करके अपने जोड़े बनाते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं जुड़ी होती हैं। इसमें एक हाइड्रोजन बंध से दूसरे हाइड्रोजन बंध के बीच की दूरी जो होती है 2.83 से 2.90 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के संपूरक या परिपूरक होती हैं, क्योंकि एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला के आधार होते हैं। अगर वो न्यूक्लियोटाइड है दूसरी श्रृंखला जो है उनसे नहीं जुड़ेगी। और दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं हमने बताया एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, जिसमें एक श्रृंखला जो होती है 3 to 5 जो होती है दिशा में, तथा दूसरी श्रृंखला जो होती है उल्टी 3 to 5 दिशा में। मतलब एक अगर इधर इस दिशा में है तो दूसरी जो होगी इस दिशा में। इस प्रकार जो है डीएनए की संरचना जो होती है एक सीढ़ी के समान दिखती है। इसके समान, सीढ़ी के समान, जिसमें जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके सीढ़ी के लंबे डंडे का निर्माण करते हैं, और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये छोटे डंडे की का काम जो होते करते हैं। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।